नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर पर। कल हम लोग पढ़ चुके थे महाकल्प युग और कल्प। यानी कि कल हम लोग जो पृथ्वी का उद्भव और विकास हुआ था उसके कालखंड को पढ़े थे कि किस कालखंड में कौन से पर्वत ने जन्म लिया, कि किस तरह मानव का विकास हुआ। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति एवं विकास, मानव का जो जन्म हुआ है वो कैसे जन्म हुआ है, फिर उसका विकास किस किस कालखंड में कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति एवं विकास में सबसे पहले देखिए कि मानव की उत्पत्ति कल हमने पढ़ाया था कि किस कल्प में हुआ था। तक प्लायोसीन काल के कल्प में हुआ था। मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग में प्लायोसीन का कल्प में हुआ था। 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ वर्ष पहले से 2 करोड़ वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, प्लायोसीन कल्प में, टर्सरी युग में। ये पॉइंट हमेशा पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। मानव का विकास, इसको ध्यान रखिएगा। मानव का विकास में आगे इसको देखेंगे। जब मानव को मैंने बताया था कि मानव को जब विकास हुआ था तो सबसे पहले समुद्र में हुआ था। समुद्र में एक जो बिना रीढ़ वाले हड्डी से हुआ, बिना रीढ़ के हुआ, फिर रीढ़ आया। उसके बाद मानव ने जस्ट वहाँ से निकलकर, यानी कि उभयचर का मतलब कि जो जल था, जल से निकलकर अब स्थल पर आया था। ठीक है, तो स्थल पर आया तो स्थल पर विकास हुआ, और स्थल पर विकास होने के संदर्भ में कुछ स्तनधारी बने। सबसे पहले जो अंडे का कुछ पशु होते हैं, जो कुछ जानवर होते हैं, तो जो प्रजनन करते हैं तो कुछ अंडा देते हैं और कुछ सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। अंडे में बच्चे का सेवन होता है, इसी में से इसको प्रोटीन वगैरह सब मिलता रहता है, और जो बच्चे का जन्म होता है उसमें ये बाहर से माँ इनको दूध पिलाती हैं। तो इसी को बोलते हैं स्तनधारी। जो जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको स्तनधारी कहते हैं। इसको रखा गया है प्राइमेट में, यानी कि स्तनधारी समूह बने। स्तनधारी समूह में कौन कौन से जानवर बने होंगे? तो उस समय बना था कपी से आगे डेवलप होगा हम लोग का। कपी बना, फिर लंगूर बना, गोरिल्ला बना, चिंपैंजी बना, ओरंगटन भी इसी चिंपैंजी की तरह होता है, फिर छछूंदर। ये स्तनधारियों का जन्म हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। स्तनधारियों का इतना जन्म हुआ तो सारे स्तनधारियों का विकास नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 भागों में इसको बांटेंगे। पहला जो कि मैदानी भागों में चला गया, जो जंगल थे, जंगल से मैदानी भागों में चला गया। तो मैदानी भागों में आने पर इसका विकास होना चालू हो गया। जबकि जो जंगल में रह गए, यानी कि जंगल में जो रह गए, उनका विकास रुक गया। यानी कि जो ये कपी बानर जंगलों में रह गए, उनको महाकपि का दर्जा दिया गया, और वे वहीं पर उनका विकास वहीं तक सीमित हो गया। यानी कि यहाँ से इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, ये जंगलों में ही रहने लगे और इनका विकास वहीं पे रुक गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे आएंगे मैदानी भागों में। मैदानी भागों में सबसे पहले स्ट्रेलोपिथिकस या रामापिथिकस
रामापिथेकस को बताए होंगे। तो रामापिथेकस के बाद आता है एस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बारे में मैं मोटे मोटी बता दूं कि एस्ट्रेलोपिथेकस का जो है, एस्ट्रेलोपिथेकस में रेमंड डॉट ने 1924 में इसके बारे में बताया था। कहाँ से बताया था? तो ट्रांसवाल स्टेट, जो साउथ अफ्रीका देश है, अफ्रीका के लास्ट में है, अफ्रीका जो है ना, इसकी यहाँ पे साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल स्टेट में एक चूने के खदान में 5-6 वर्ष के बच्चे की खोपड़ी मिली है। उस खोपड़ी को देखकर यही अनुमान लगाया गया है, उसको कार्बन डेटिंग के अनुसार पता किया जाता है कि कितना वर्ष का पुराना है। तो ये एस्ट्रेलोपिथेकस मतलब कि लगभग करोड़ों साल, कितने करोड़ों साल तो लगभग दो से कम, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 1 से 1.5 करोड़ की वर्ष पूर्व की बात है ये वाली बात। तो ये आदि पूर्वज यहाँ से निरंतरता पाया। निरंतरता का मतलब कि यहाँ से सीक्वेंस बनता गया, यहाँ से विकास का सीक्वेंस धीरे धीरे बनता गया। मतलब कि यहीं से सीक्वेंस जो बनता गया है रामापिथेकस के बाद, तो एस्ट्रेलोपिथेकस आ गए। तो एस्ट्रेलोपिथेकस से यहाँ से सीक्वेंस बनता चला आया है। तो चलिए, एस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि इसके बारे में जो बताए थे, रेमंड डॉट ने बताया था अपने शोध में 1924 में कि जो साउथ अफ्रीका का ट्रांसवाल स्टेट है, वहाँ पे 5-6 वर्ष के बच्चे की खोपड़ी मिली है। एक चूने के खदान में खोपड़ी मिली है, जो आदि पूर्वज की निरंतरता को दर्शाती है। मतलब कि हम लोग के ही आदि पूर्वज ये रहे होंगे। एस्ट्रेलोपिथेकस के पहले आते हैं रामापिथेकस। ये कपी और बानर के रूप में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसी में हम लोग होमो हैबिलिस से क्या होगा। होमो हैबिलिस ये प्रथम बार खुलकर हाथों का प्रयोग किया। मतलब कि ये वाले जो थे एस्ट्रेलोपिथेकस, ये बकैयाँ चलते थे, जैसे कि भेड़ बकरी जैसे चलते हैं ना चारों हाथों पैर पर। तो लगभग एस्ट्रेलोपिथेकस भी इसी तरह चलते थे। लेकिन जो होमो हैबिलिस था, ये अब धीरे धीरे उठकर खड़ा होने का प्रयास करने लगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, उस समय पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे, जैसे कि शिकार करने के लिए। अभी यहाँ पे मानो शिकारी ही है, आदि मानव की तरफ ही है, तो ये शिकारों पर ही डिपेंड है। तो अब यहाँ पे धारदार का मतलब कि नुकीला औजार भी बनाने लगा था यहाँ पे। यानी कि नुकीले औजार का धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो नुकीले औजार की आवश्यकता पड़ रही है शिकार करने के लिए। तो यहाँ पे नुकीला धारदार हथियार का भी निर्माण शुरू कर दिया गया है। और इसके बाद आता है हिंडल वर्ग है, ये यूरोप में डेवलप हुआ था और वहीं पे इसका समाप्त हो गया, वहीं तक सीमित रह गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे आइए, आगे में बात करते हैं। तो होमो इरेक्टस, पहला मानव या कपी रामापिथेकस 1, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2, होमो हैबिलिस 3, हिंडलबर्ग 4, होमो इरेक्टस 5, होमो इरेक्टस देखिए, जावा मानव और पिकिंग मानव। जावा सुने होंगे, जावा द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी ये इस कॉन्टिनेंट में आते हैं, इस साइड में, यहाँ पे जो छोटे छोटे मलेशिया और ऐसे द्वीप पाए जाते हैं, या इसी को मिला के जावा द्वीप कहा जाता है। तो ये जावा मानो यहीं पे खोज हुआ है, सेलो नदी के किनारे। यूजिन डियोस ने 1891 में खोजा था। किसको? जावा मानव को। जावा मानव क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसने
आग की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आग की खोज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पेपर में पूछता है कि आग की खोज किस मानव ने की थी? तो जावा मानव ने आग की खोज। आग की खोज किसने की थी? तो जावा मानव। जावा मानव कैसे थे? तो जावा मानव नरभक्षी थे। मानव को ही देखेंगे, मानव भी आगे है तो भूख के लिए मानव को भी खा जाएंगे। तो ये जावा मानव का जो खोज किया था तो यूजिन डिवोस ने 1891 में किया था। किस नदी के किनारे? तो सेलो नदी के किनारे। कहाँ पे? तो जावा द्वीप है, जावा द्वीप किया था। यहाँ पे जावा द्वीप आप लोग को इंडिया के जस्ट जो पूर्वी दक्षिणी एशिया वाला देश है, जो मलेशिया सिंगापुर का जो एरिया पड़ता है, वहाँ पे वो कुछ द्वीपों को मिला के जावा द्वीप कहा जाता है। दूसरा इसी में ही होमो इरेक्टस में पीकिंग मानव भी नरभक्षी था। और ये पीकिंग कहाँ पे है? तो चीन में है, बीजिंग में। और यहाँ पे 40 अस्थि पंजर मिले हैं। किसके अस्थि पंजर मिले हैं? तो मानव के 40 अस्थि पंजर इस पीकिंग मानव का, यानी ये भी नरभक्षी था, पीकिंग मानव का मिलता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, ये मैंने सीक्वेंस बनाया है, आप लोग सीक्वेंस नोट कर लीजिएगा। पहला में आएगा कपी बानर, और इसी को भी रामाफिथेकस भी इसी को कहते हैं। उसके बाद एस्ट्रोलोपिथिकस आएगा, हेमो हेविलस आएगा, हैंडलबर्ग आएगा, ये होमो इरेक्टस आएगा। होमो इरेक्टस में जावा मानव, पीकिंग मानव आ जाएगा। फिर निएंडरथल, उसके बाद क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस, लास्ट में होमो सेपियंस तक विकास होके रह जाता है। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे में देखेंगे, तो आगे में देखिए इसके बाद निएंडरथल आता है। निएंडरथल जर्मनी में विकास किया था। जर्मनी में कैसे विकास ये किया था? तो जर्मनी में देखिए, जर्मनी में ये बहुत अच्छा विकास किया था। ये संस्कृति विकास का सूचक मतलब कैसे हम लोग रहते हैं, कैसे खान पान है, कैसे और चीज़ों का, जैसे कि मरण, जीवन, जितना भी ये कार्यकलाप करते हैं हम लोग सामाजिक रूप में, ये सब संस्कृति में आता है। संस्कृति में देखिए क्या था? वर्ग या श्रम। अब ये लोग जैसे कि वर्ग में, यानी कि स्त्री और पुरुष में अब अलग अलग रहने लगे थे। स्त्रियां अलग रहने लगी थी, पुरुष अलग रहने लगे थे। श्रम में ये हो गया था कि स्त्रियां अब घर में रहने लगी थी और पुरुष लोग बाहर काम करने के लिए जाते थे। लोग अब देख रहे हैं कैसे विकास हो रहा है। अब आगे दफनाने की परंपरा। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा विकास शुरू कर दिए गए। निएंडरथल अब यहाँ तक ले आ गया है कि दफनाने की परंपरा। अब ये लोग क्या करते थे कि जो घर था, घर के अंदर ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदते थे, ये वृत्ताकार टाइप में, दीर्घ वृत्ताकार टाइप में, और यहीं पे ये लोग घर के अंदर ही, मतलब छिछले रूप में ही ऊपर ही दफना देते थे। दफनाने पर ये लोग क्या करते थे कि जो भी भोग विलास की सामान थी उसके साथ ही दफना देते थे। इन लोग की विश्वास था कि जो आत्मा है वो फिर से आएगी और रात में आके यहाँ पे जैसे खाने के लिए, सोने के लिए, फिर पानी पीने के लिए सब कुछ सामग्री रख देते थे इसी में रख के, और घर के अंदर ही, बाहर नहीं, दूसरी जगह नहीं, ये घर के अंदर ही इसको दफना देते थे। यानी कि भोग विलास की वस्तुएं भी इसी में दफनाते थे। इन लोग का दफनाने से क्या अब प्रूफ मिलता है कि दफनाने से ये अब है कि इन लोग के आत्मा में विश्वास था। यानी कि आत्मा, इन लोगों का विश्वास था कि आत्मा अमर होती है। शरीर भले मर जाता है लेकिन आत्मा अमर होती है।
तो इन लोग का इतना अज्ञान हो चुका है कि आत्मा अमर है, वो आके ये भोग विलास की वस्तुएं रखेंगे तो ये आके खाएंगे और पिएंगे। इन लोग के पास अक्षरों का भी ज्ञान था, लेकिन इन अक्षरों को पढ़ा जा नहीं सकता है, क्योंकि उस समय की जो लिपियाँ हैं वो किस लिपि में लिखा गया है इसका अभी इसका जो ज्ञान है, क्या लिखा गया है, ये हम लोग पता नहीं कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन अक्षरों में कुछ ना कुछ इंडिकेट किया गया है, लिखा गया है। और आ का प्रयोग यहाँ पे देखेंगे ना, वो घर में है तो घर में भी अलाव जला के या राख, बहुत बड़े बड़े बहुत जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में राख का मात्रा मिला है। तो इससे ये पता किया जा सकता है कि आग का व्यापक खोज किया गया, मतलब व्यापक प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला मानव में आ जाएंगे तो क्रो-मैग्नन निएंडरथल के बाद आएगा क्रो-मैग्नन कैसे मानव था? तो क्रो-मैग्नन ये आज का जो आधुनिक मानव है, इससे इस क्रो-मैग्नन का ज़्यादा मस्तिष्क था। मस्तिष्क मतलब कि ज़्यादा इसका जो ये सोचने समझने की जो क्षमता है, ये आज के आधुनिक मानव से ज़्यादा थी। ठीक है, हड्डियों के औजार, मतलब कि अब देखिए पहले पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे हड्डियों के औजार और विभिन्न प्रकार के खूब अच्छे तरीके से हथियार को चलाने के लिए बनाया जाने लगा। हड्डियों के औजार यहाँ पे पाया जाता है। तो हड्डियों के औजार और मानव क्षमता सबसे अधिक किस में पाया गया है? तो क्रो-मैग्नन में पाया गया है। और क्रो-मैग्नन से अब हम लोग इसके मतलब पूछेगा कि होमो-सेपियंस के पूर्वज कौन थे? तो क्रो-मैग्नन थे। इसके बाद लास्ट में हम लोग आ जाता है होमो-सेपियंस में, जो आधुनिक मानव आज कहते हैं ना कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो-सेपियंस, यानी कि आधुनिक युग में मानव का जो प्रजाति चल रही है उसको कहते हैं होमो-सेपियंस। होमो-सेपियंस में उच्च मस्तिष्क क्षमता और तर्क, समस्या का समाधान, भाषा, सूक्ष्म औजार जो भी हैं अब छोटे से छोटे करके यूज किए जा रहे हैं। और ये उच्च मस्तिष्क क्षमता का मतलब क्या हुआ कि जो भी मानव है, तो मानव की जो दिमाग है, दिमाग जो शरीर के भार से अधिक है। बाकी जितने भी जानवर हैं संसार में, जितने भी जानवर हैं, तो उनका जो मस्तिष्क का भार है उनके शरीर के अनुपात में छोटा होता है, लेकिन जो मानव का मस्तिष्क का क्षमता है, मस्तिष्क का भार है, ये इस मानव के शरीर के अनुपात से अधिक है। इसलिए इसमें सोचने की क्षमता कहा जाता है कि अधिक होता है। और ये मानव जानते हैं कितने ग्राम का होता है? लगभग 1300 से 50, थोड़ा सा स्त्रियों में कम होता है, लेकिन सोचने की क्षमता कम नहीं होती है, लेकिन ये जो भार होता है वो कम होता है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उच्च पूरा पाषाण काल। और उच्च पूरा पाषाण काल 5 लाख से चालू हो जाता है, 5 लाख ईयर एगो से चालू हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में छूट गया था रामापिथिकस को भी देख लेंगे। ये 1.4 करोड़ ईयर एगो इसका विकास हुआ था। और ये इसकी देखिए लंबाई कितनी थी? छोटे थे ये, छोटे होते थे, 3 से 4 फुट की लंबाई इन लोग की होती थी। मतलब कि ये कपी, यहाँ पे ये कपी बानर के रूप में जो प्लायोसिन के तीसरे युग में जो जन्म लिए थे, रामापिथिकस, इसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे जब भी पूछा जाएगा कि मानव का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस महाद्वीप में हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था, क्योंकि यहीं से माना जाता है रामापिथिकस से ही, तो अफ्रीका में। ठीक है, और खोज कहाँ किया गया है? तो शिवालिक बताए थे। शिवालिक के पहाड़ी में, भारत में बताया गया है कि शिवालिक के पहाड़ी में 1930 में रिचर्ड नेवी ने हिमाचल प्रदेश में खोज किया था, और कुछ खोज में मिला था जबड़े और दांत। ठीक है, तो जबड़े और दांत मिला था यहाँ के खोज में।
कौन से मानव का? तो रामापिथेकस का। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अब आ जाएंगे पाषाण काल पर। अब जितने भी पाषाण काल में हैं, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उसके बाद नव पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल में भी 3 भाग है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।